गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आर के विज्ञान पीजी कॉलेज कारवार द्वारा ऑनलाइन क्लासेज में मैं गिरिराज सिंगाटिया आप सभी छात्र छात्राओं का अभिनंदन करता हूँ। हम बात कर रहे थे बीएससी फर्स्ट ईयर का फर्स्ट पेपर सेल बायोलॉजी जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग के बारे में। आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वो विषय हमारा है डायहाइब्रिड कोष। देखिए डायहाइब्रिड कोष हमने कल डायहाइब्रिड कोष के बारे में इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी कि दो जोड़ी विपर्यासी लक्षणों के बीच में करवाया गया कोष डायहाइब्रिड कोष कहलाता है। यानी कि व्हेन ए क्रॉस इज डन द टेकिंग अंडर concentrations the two pairs of factors and the alleles then it is called डायहाइब्रिड क्रॉस। यानी कि दो जोड़ी विपर्यासी लक्षणों के बीच में जो क्रॉस कराया जाता है उसे डायहाइब्रिड क्रॉस के नाम से जानते हैं। यानी कि इसमें डायहाइब्रिड क्रॉस में आपको ध्यान रखना है गोल पीले और झुर्रीदार हरे यानी कि राउंड और येलो और इसी प्रकार विंकल और ग्रीन दो जोड़ी हम काम में लेते हैं। यहाँ पर आगे हम बात करें दो जोड़ी के रूप का मतलब है कि कैपिटल आर आर कैपिटल वाई वाई स्मॉल आर आर स्मॉल वाई वाई। यहाँ राउंड में क्या है कैपिटल आर आर, इसी प्रकार यहाँ पर आ रहा है येलो में कैपिटल वाई वाई, यहाँ आ रहा है विंकल्ड में स्मॉल आर आर और स्मॉल वाई वाई आ गया ग्रीन में। यहाँ हमने गैमेट फॉर्मेशन किया, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स हुआ तो कैपिटल आर कैपिटल वाई गैमेट के रूप में हमने लिया। फ्यूजन ऑफ गैमेट्स करवाया तो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स के अंदर आपके पास F1 फर्स्ट जनरेशन आपके पास ये आ गई थी। यहाँ तक हमने इस चीज़ को पढ़ा समझा। इसके बाद में हम आगे चर्चा कर रहे हैं डायहाइब्रिड क्रॉस में। तो यहाँ क्या आ गया सेल पॉलिनेशन, स्वपरागण हमने करवाया। तो स्वपरागण या सेल पॉलिनेशन में आगे हम चर्चा करें। स्वपरागण कराने पर अब हमारे पास क्या आता है, देखिए यहाँ हम देख रहे हैं कैपिटल आर वाई क्रॉस ये आ गया हमारे पास F1 जनरेशन। यानी कि F1 पीढ़ी के अंदर स्वपरागण करवाते हैं। स्वपरागण कराते हैं तो कैपिटल आर कैपिटल वाई, इसी प्रकार स्मॉल आर कैपिटल वाई, इसी प्रकार कैपिटल आर स्मॉल वाई और इसी प्रकार स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है, क्योंकि गैमेट फॉर्मेशन करना होता है हमारे को, F1 पीढ़ी हमारे पास लेनी है तो ये F1 पीढ़ी हमारे पास आ गई। F1 पीढ़ी में स्वपरागण करवा दिया। अब यहाँ हम पैरेंटल जनरेशन यानी कि P के द्वारा शो करेंगे और यहाँ गैमेट्स आ जाते हैं जी। इसी प्रकार यहाँ भी हम ये चीज़ करेंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई, इसी प्रकार स्मॉल आर कैपिटल वाई, इसी प्रकार कैपिटल आर स्मॉल वाई और इसी प्रकार स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये हमारे पास गैमेट्स आ जाते हैं। सेल पॉलिनेशन पर स्वपरागण कराने पर हमारे पास ये गैमेट आते हैं। अब इसके बाद में गैमेट्स जो होते हैं फ्यूजन ऑफ गैमेट्स करवाते हैं। फ्यूजन ऑफ गैमेट्स से मतलब क्या हो गया, युग्मकों में क्रॉस कराते हैं आपस में। तो देखिए चेकर बोर्ड बनाते हैं। ये हमारे पास मेल को शो कर रहे हैं हम इसके द्वारा, यानी कि मेल के लिए आपको ये ध्यान रखना है और फीमेल के लिए आपको ये ध्यान रखना है। क्लियर, ये साइन है। आगे चलते हैं हम लोग। क्या आया था हमारे पास कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई और इसी प्रकार स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये हमारे पास गैमेट्स आए थे।
ये भी सेम टू सेम, ये दो लिमिट्स हमारे पास नीचे आएगी, इनके बीच में हम क्रॉस करवा देते हैं। क्लियर? इसी प्रकार क्लियर और इसी प्रकार ये क्लियर। देखते हैं, क्रॉस कराते हैं हम लोग। ये मेल हो गए, मेल गैमेट्स, ये फीमेल गैमेट्स। अब आपस में इनके बीच में आपको क्रॉस कराना है, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स करवाना है। तो देखिए कैपिटल आर आर, कैपिटल वाई वाई, इसी प्रकार कैपिटल आर, इसका इससे करवाना है हमारे को। आप ध्यान दोगे, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, इसी प्रकार कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल आर वाई, स्मॉल वाई, इसी प्रकार इससे इसका कराओ। क्लियर? ध्यान दीजिए, आप ध्यान दें। क्लियर? इसके बाद में आगे चले हम लोग, कैपिटल आर, इसका इससे करवाना है हमारे को, तो प्रभावी कैरेक्टर सबसे पहले आएंगे। क्लियर? इसके बाद में ये करवा दिया। क्लियर? ये भी हमारे पास हो गया क्लियर, और ये भी हमारे पास हो गया क्लियर। ठीक है, इसके बाद में आगे चलेंगे, कैपिटल आर आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, इसी प्रकार आर आर, इसी प्रकार स्मॉल वाई वाई, इसी प्रकार कैपिटल आर, स्मॉल आर और स्मॉल स्मॉल। इसके बाद किससे कराएं? क्लियर? ये हो गया, इसका इससे करवाना है। क्लियर? ये भी हो गया। तो लास्ट में हमारे पास स्मॉल आर आर, स्मॉल वाई वाई। ये चेकर बोर्ड हमारे पास प्राप्त होता है। ठीक है, अब इसमें आपको क्या ध्यान देना है कि सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसका फिनोटाइप क्या आता है। डायहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइप पूछते हैं कई बार, तो 9:3:3:1, यानी कि फिनोटाइप है इसका, फिनोटाइप है 9:3:3:1, 9:3:3:1, यानी कि 9:3:3:1। ये इसका क्या हो जाएगा? डायहाइब्रिड क्रॉस का लक्षण प्ररूप। यह आपको ध्यान देना है, लक्षण प्ररूप डायहाइब्रिड क्रॉस का हो गया है। अब इसके बाद में इसको समझना है हमारे को, 9, 3, 3 और 3। तो देखो, सबसे पहले बात करेंगे समझने के लिए, 9 क्या है यहाँ पर? 9 गोल पीली, तो गोल और पीली। ठीक है, इसी प्रकार 3 क्या आ जाएगी यहाँ पर? जुर्रीदार पीली, जुर्रीदार और पीली, रिंकल। इसी प्रकार यहाँ आ जाएंगे 3 क्या आ गया यहाँ पर? गोल हरे, गोल हरे, और लास्ट में हमारे पास जुर्रीदार हरे। एक आ जाएगा जुर्रीदार हरे, ट्विंकल ग्रीन। ये हमारे पास 9:3:3 का रेशो आया है, 9:3:3:1 का रेशो आया है। इस चीज को यहाँ समझेंगे। गोल के लिए आप क्या ले रहे हो? कैपिटल आर। पीले के लिए क्या ले रहे हो आप? पीले के लिए कैपिटल वाई। इसी प्रकार जुर्रीदार के लिए ले रहे हैं हम स्मॉल आर। पहले 9 को समझेंगे हम, 9 को। तो जहां भी कैपिटल आर और कैपिटल वाई आ रहा है, वो आपका इस 16 ब्लॉक है, इसमें 16 जो है, इनमें हमारे को देखना है कि यहाँ पर कैपिटल आर और कैपिटल वाई जहाँ भी आ रहा है उसको हम क्रॉस कर देते हैं। देखो यहाँ आ रहा है कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई, यहाँ साथ साथ है, क्रॉस का चिन्ह यहाँ भी साथ साथ है। इसमें पूरे में आपको देखना है, पूरे में आपको समझना है यहाँ
ठीक है। इसके बाद में यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, इसी प्रकार यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। इसके बाद में आगे चले हम लोग, यहाँ भी है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 9 जगह पर क्या आ रहा है आपके पास, कैपिटल आर कैपिटल वाई। क्लियर। तो ये हमारा गोल पीले यानी कि राउंड और येलो वाला कंप्लीट हो गया। अब आप बात करेंगे 3 की बात करो हम, तो यहाँ झुर्रीदार को किसके द्वारा शो करें, स्मॉल आर, और पीले को कैपिटल वाई। ध्यान दोगे, झुर्रीदार पीले, तो झुर्रीदार को तो शो कर रहे हैं हम स्मॉल आर के द्वारा, और इसको हम शो कर रहे हैं कैपिटल वाई के द्वारा पीले को। तो जहाँ भी इन 9 को छोड़ना है हमारे को, और 9 को छोड़ने के बाद में हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, काउंटिंग करनी पड़ेगी। देखो यहाँ पर आपको देखना है कैपिटल स्मॉल आर कैपिटल वाई, तो यहाँ आ रहा है 1, यहाँ आ रहा है 2, इसी प्रकार आगे चलें, यहाँ आ रहा है 3। आपको देखना क्या है, स्मॉल आर और कैपिटल वाई यानी कि झुर्रीदार पीले। तो हमारे पास 3 ये आ गए। क्लियर। अब इसके बाद में बात करें गोल हरे यानी कि राउंड ग्रीन। 9 को छोड़ना है, 3 को छोड़ना है, फिर 3 देखना है। देखते हैं हम पहले गोल के लिए क्या ले रहे हैं, कैपिटल आर, और इसी प्रकार हरे के लिए क्या ले रहे हैं हम लोग, हरे के लिए ले रहे हैं स्मॉल वाई। ये 2 चीज काम में ले रहे हैं। तो यहाँ देखिए इस ब्लॉक में है 9 को छोड़ दो, 3 को छोड़ दो, यहाँ पर आ रहा है 1, इसी प्रकार यहाँ पर आ रहा है 2, यहाँ पर आ रहा है 3। ये हमारा गोल हरे हो गया। और लास्ट में झुर्रीदार हरे, झुर्रीदार को स्मॉल आर और स्मॉल वाई, झुर्रीदार हरे को आपको ये देखना है। तो लास्ट वाला जो बच रहा है ये वाला, ये भी आपका झुर्रीदार हरे है यानी कि विंकर ग्रीन। इस प्रकार हमारी जो टेबल होती है इसमें फिनोटाइप जो आ रहा है, लक्षण प्रारूप 9:3:3:1, ये हमारे पास प्राप्त होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसका जीनोटाइप हम देखेंगे। द्विसंकर संकरण का लक्षण प्रारूप होता है 9:3:3:1, ये लक्षण प्रारूप है, फिनोटाइप है। अब बात कर रहे हैं हम जीनोटाइप। देखिए जीनोटाइप को आपको समझना है, जीनोटाइप। अब जीनोटाइप में 122, 412 और 121, ये हमारे पास डायहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइप आएगा। तो जीनोटाइप आप ध्यान रखना, 122, 412, 121, ये इसका जीनोटाइप होता है डायहाइब्रिड क्रॉस का, द्विसंकर संकरण का। तो यहाँ पर 122, 412, 121 हमारे को देखना है। तो देखो सबसे पहले आपको समझना है, इस टेबल में 16 जो ब्लॉक है इसमें देखना है हमारे को जीनोटाइप। आपको जीनोटाइप के बारे में मैंने बता दिया था, अगर किसी प्लांट की इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी की जाती है तो वो उसका जीनोटाइप होता है, और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की स्टडी की जाती है तो स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ द कार्ड ऑफ phenotype, other study of internal structure, the call of जीनोटाइप। ठीक है। अब इसके बाद में हम 122, 412, 121 की तरफ ध्यान देंगे जीनोटाइप। तो जीनोटाइप को समझेंगे हम लोग। देखो जीनोटाइप में 16 ब्लॉक यहाँ जो है उसी में से हमारे को जीनोटाइप शो करना है। तो कैपिटल आर, कैपिटल वाई, ये फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट है। तो यहाँ पर कैपिटल आर, कैपिटल वाई सिर्फ इसी जगह है। 16 को देखना है, 16 में सिर्फ एक ये ऐसा स्थान है, ये ऐसा एक ब्लॉक है, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, यानी कि गोल पीले ये हैं। तो यहाँ पर आपका आ जाता है 1 नंबर। ठीक है। इसी प्रकार आगे चले, ऐसे हमारे पास 2 आएंगे, एक घेरा, एक घेरा। इसके बाद में यहाँ चलेंगे हम, इसके हमारे पास आएंगे फिर 2, एक घेरा और एक घेरा, 2 हो गए। फिर इसके बाद में 4 वाला आएगा। तो ऐसे हमारे पास 4 होंगे, 1 घेरा, 2, 3 और 4। ठीक है। फिर आ रहा है 1 आ रहा है, तो हमारे पास यहाँ इधर से चल रहे हैं,
यहाँ आगे ये कटा हुआ नहीं है, तो यहाँ देखेंगे ऐसा हमारे पास एक ही आएगा। फिर आगे चलते हैं, दो, आगे रेशो में ध्यान दो, दो आ रहे हैं, टू आ रहे हैं, तो ऐसा हमारे पास एक तो ये रहा और एक हमारे पास ये रहा, दो हमारे पास आगे, फिर एक आएगा लास्ट में करते हुए, छोड़ दो इनको, ये लास्ट में हमारे पास एक आ गया, फिर आगे चलेंगे दो आने चाहिए, ये ऐसे हमारे पास दो आ गए और लास्ट में एक आ रहा है, ये हमारे पास एक आ गया। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जुर्रीदार यानी कि 122, 412 और 121 कैसे आया है, ये जीनोटाइप कैसे आया है, वो चीज़ हमने ये चीज़ देखी है। तो जीनोटाइप और फिनोटाइप या आपको ध्यान रखना है, डायहाइब्रिड क्रोस का जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो जो आता है वो आपको ध्यान रखना है। तो जीनोटाइप हो गया 122, 412, 121 और फिनोटाइप की अगर बात की जाए तो 9:3:3:1 हमारे पास रिजल्ट आता है। ये आपको विशेष ध्यान देना है। टेबल आपको पूरी बनानी होगी, चेकर बोर्ड आपको पूरा बनाना होगा, दो जोड़ी विपर्यासी लक्षणों के बीच में आपको क्रॉस करवाना होगा, उसके बाद में हमारे पास ये रिजल्ट आएगा। ठीक है, ये हमारे पास जो है डायहाइब्रिड क्रोस हमारा टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है। आगे टॉपिक पे ध्यान दें हम लोग, टॉपिक पे ध्यान देते हैं, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल्स लॉ इनहेरिटेंस ये हमारा टॉपिक है। मेंडल की जो लॉ है, मेंडल के जो नियम है, लॉज, मेंडल के जो नियम है उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो नियम आ रहा है वो है प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस हमारा टॉपिक आ रहा है। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है? प्रभाविता का नियम। देखो, प्रभाविता का नियम जो है मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रोस की F1 जनरेशन पे लागू होता है। फर्स्ट बात तो आपको समझना है, F1 पीढ़ी पर लागू होता है। फर्स्ट जनरेशन फर्स्ट F1 पीढ़ी पर लागू होगा और मोनोहाइब्रिड क्रोस जो होता है, हाइब्रिड जो क्रोस होता है इसके ऊपर ये नियम चलता है मोनोहाइब्रिड क्रोस में। अब मोनोहाइब्रिड क्रोस में प्रभाविता का नियम लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कह रहा है कि F1, देखो लॉ ऑफ डोमिनेंस F1 पीढ़ी क्या आएगी मेंडल की, कैपिटल T स्मॉल t, यही तो आएगा इसमें मोनोहाइब्रिड क्रोस का जो F1 जनरेशन आएगी वो कैपिटल T स्मॉल t आया था। क्लियर, कैपिटल T स्मॉल t आया था तो उसमें क्या देखा हम लोगों ने कि कैपिटल T और स्मॉल t यानी कि सभी पौधे लंबे, ये हमारे पास रिजल्ट आएगा F1 पीढ़ी में, सभी पौधे लंबे, सभी पौधे लंबे आए थे। उसका रीजन आपको समझना है, सभी पौधे लंबे इसलिए आए थे और द प्लांट क्या है, मतलब सभी पौधे क्या थे, लंबे थे, उनकी साइज जो थी वो लंबी थी। क्योंकि देखो, क्योंकि यहाँ पर प्रभाविता का नियम F1 पीढ़ी पर ये लागू होता है और ये कहता है कि यहाँ पर कैपिटल T अपना प्रभाव प्रदर्शित करता है, स्मॉल t अपना प्रभाव प्रदर्शित नहीं कर पाता। अर्थात यहाँ पर प्रभावी लक्षण ही, प्रभावी का मतलब क्या हो जाएगा, डोमिनेंट कैरेक्टर, तो यहाँ पर प्रभावी लक्षण ही प्रकट होते हैं और रिसेसिव जो कैरेक्टर होते हैं, अप्रभावी कैरेक्टर, वो प्रभावी यानी कि अप्रभावी लक्षण दिखाई नहीं देते हैं। यानी कि यहाँ पर कैपिटल T ही अपना प्रभाव प्रदर्शित करता है, F1 पीढ़ी में स्मॉल t अपना प्रभाव प्रदर्शित नहीं करता है। सीधी सी बात यह है, यानी कि इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर प्रभावी लक्षण यानी कि जो डोमिनेंट कैरेक्टर होते हैं वही शो होते हैं, रिसेसिव कैरेक्टर शो नहीं होते हैं। ये क्या था उसका, मेंडल का प्रभाविता का नियम था। लॉ ऑफ डोमिनेंस ही तो कहता है कि F1 पीढ़ी में प्रभावी लक्षण ही प्रकट होते हैं, अप्रभावी लक्षण प्रकट नहीं होते। यह आपको विशेष ध्यान देना है। यहाँ पर मेन चीज ये समझने की है
प्रभावी यानी कि डोमिनेंट कैरेक्टर यहाँ कैपिटल टी है, ठीक है ना। और स्मॉल टी जो है वो रिसेसिव कैरेक्टर है, यानी कि अप्रभावी लक्षण है, अप्रभावी लक्षण है यानी कि रिसेसिव कैरेक्टर है। तो हमेशा F1PD में फर्स्ट जनरेशन में प्रभावी लक्षण ही प्रकट होते हैं, अप्रभावी लक्षण प्रकट नहीं होते हैं। रीजन, क्योंकि प्रभावी लक्षण जो होते हैं, डोमिनेंट कैरेक्टर जो होते हैं वो रिसेसिव कैरेक्टर को दबा देते हैं, यानी कि प्रभावी लक्षण अप्रभावी लक्षणों को दबा देते हैं और सभी पौधे F1PD में लंबे हो जाते हैं। तो इसका रीजन यही हो गया है कि F1PD में प्रभावी लक्षण प्रकट होते हैं, अप्रभावी लक्षण प्रकट नहीं होते हैं। यही लॉ ऑफ डोमिनेंस था मेंडल के हिसाब से। यानी कि when a tall plant is crossed with dwarf plant, the only tall plants is develop। यह आपको ध्यान रखना है। अब इसमें आपको क्या ध्यान देनी है, जैसे मनुष्य में इंटेलिजेंसी यानी कि इंटेलिजेंसी जो होती है, यानी कि हम कह सकते हैं जो बुद्धि यानी कि मंद बुद्धि, मनुष्य में जो मंद बुद्धि होती है वो लॉ ऑफ डोमिनेंस पे ही काम करती है, ठीक है। इसी प्रकार हम बात करें डायबिटीज जो है आपको ध्यान रखना है, डायबिटीज जो होती है वो भी लॉ ऑफ डोमिनेंस पे काम करती है, यानी कि इसके एग्जाम्पल हैं। इसी प्रकार बात करें हम कलर ब्लाइंडनेस, वर्णांधता। कलर ब्लाइंडनेस का मतलब क्या होता है, वर्णांधता। तो ये वर्णांधता रोग है, ये भी क्या होता है, कलर ब्लाइंडनेस, ये भी लॉ ऑफ डोमिनेंस नियम का ही पालन करती है, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है कि जो है लॉ ऑफ डोमिनेंस चलता है यहाँ पे। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस हमारा कंप्लीट हो गया है। तो आपको बता देना है कि प्रभावी लक्षण ही प्रकट होते हैं, अप्रभावी लक्षण प्रकट नहीं होते हैं। हाँ, ये आपको ध्यान रखना है, रिसेसिव कैरेक्टर प्रेजेंट तो होता है F1PD में, पर डोमिनेंट कैरेक्टर की वजह से वो अपना प्रभाव प्रदर्शित नहीं कर पाते हैं, उनका इफेक्ट F1PD में नहीं हो पाता है। लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। नेक्स्ट दूसरा नियम, इनहेरिटेंस लॉ पढ़ रहे हैं, मेंडल के इनहेरिटेंस लॉ, यानी कि मेंडल के जो नियम है वो पढ़ रहे हैं हम लोग। तो दूसरा है लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। देखिए भाई, लॉ ऑफ गैमेट्स क्या कहते हैं, यानी कि प्योरिटी ऑफ गैमेट्स यानी कि लॉ ऑफ प्योरिटी गैमेट्स, युग्मकों की शुद्धता का नियम। युग्मकों की शुद्धता से मतलब क्या होता है कि लॉ ऑफ डोमिनेंस लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, युग्मकों की शुद्धता का नियम आपको ध्यान रखना है। इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस एक्सपेरिमेंट the only type of hybrid and the tall plant develop the right after the cell pollination, the both types of plants develop in F2 generation. In F1 generation, the factor for tailless and the dropness remain together, but they do not mix with each other. यानी कि कहने का मतलब क्या होता है कि मेंडल के हिसाब से क्या कह रहा है कि एक संकर संकरण के प्रयोगों में, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, F1PD में एक समान संकर लंबे पौधे प्राप्त होते हैं, ठीक है। जबकि F2PD में स्वनिषेचन सेल पॉलिनेशन करवाते हैं, तो हमारे पास ड्रॉप एंड देन टॉल दोनों प्रकार के पौधे प्राप्त होते हैं, ठीक है। इसके बाद में क्या आया कि इनके जो गैमेट्स बनते हैं, जो कारक बनते हैं, वो साथ साथ रहते हैं, समिश्रित होते हैं, और अर्थात एक का प्रभाव दूसरे पर नहीं होता है। कुल मिला के मैं इस चीज को मैं यूं समझाना चाह रहा हूं कि इस चीज को हम कैसे समझेंगे, युग्मकों की शुद्धता का नियम, यानी कि युग्मक अपने लिए शुद्ध होते हैं, युग्मक अपने लिए शुद्ध होते हैं। यानी कि जैसे आप इस चीज को समझें, कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये हेटेरोजाइगस कंडीशन आ गई, विषम युग्मजी। हेटेरोजाइगस से मतलब क्या होता है, विषम युग्मजी। अब विषम युग्मजी से मतलब क्या है, यानी कि यहाँ पर दोनों एलिमेंट्स, दोनों फैक्टर
अलग अलग है, तो हेट्रोजाइगस कंडीशन हो गई यहाँ पे। अब यहाँ पर हम लोग कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पर गैमेट फॉर्मेशन हुआ, यानी कि यहाँ पर जब मियोसिस होता है, गैमेट फॉर्मेशन होता है, युग्मकों का निर्माण होता है, तो यहाँ पर कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों क्या हो जाते हैं, आइसोलेट हो जाते हैं, यानी कि दोनों पृथक्कृत हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। तो ये अपने लक्षण के लिए शुद्ध हो गया, ये तो आ गया टॉल, और ये अपने लक्षण के लिए शुद्ध हो गया, अपने कैरेक्टर के लिए, तो ये आ गया ड्रॉप। यानी कि जब विषम युग्म की अवस्था में गैमेट या युग्मकों का निर्माण होता है तो वो युग्मक पृथक हो जाते हैं, दोनों एलील अलग अलग हो जाते हैं, युग्मक बढ़ते हैं, वो युग्मक अपने लक्षण के लिए क्या होते हैं, शुद्ध होते हैं। ये प्योरिटी ऑफ गैमेट्स कहता है, यह आपको ध्यान रखना है, प्योरिटी ऑफ गैमेट्स में क्या है। नेक्स्ट, द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असोर्समेंट, ये क्या कह रहा है। नेक्स्ट अपना जो नियम है, जो लॉ है, वो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट assortment, देखिए युग्मकों की शुद्धता का नियम, ये तो हमारा हो गया है प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स हो गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें थर्ड लॉ की, मेंडल का जो थर्ड लॉ था वो क्या था, वो था कि युग्मकों यानी कि स्वतंत्र अपव्यवन का नियम। स्वतंत्र अपव्यवन का नियम क्या कहता है, दिस लॉ इज एप्लीकेबल ऑफ द डायहाइब्रिड ऑफ या हाइजर लेवल क्रॉस, दिस लॉ इट इज नॉट एपेबल ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ये नियम ये कहता है कि ये जो हाइजर प्लांट है, उस श्रेणी के जितने भी पौधे होते हैं, हाइजर प्लांट्स जो होते हैं, हाइजर लेवल का जो क्रॉस करवाया जाता है, यानी कि हाइजर लेवल क्रॉस से मतलब क्या है कि डायहाइब्रिड क्रॉस, डायहाइब्रिड क्रॉस हम लोग करवाते हैं। तो डायहाइब्रिड क्रॉस में मेन इंपोर्टेंट बात क्या है कि ये तो आपको ये ध्यान रखना है कि स्वतंत्र अपव्यवन का नियम द्विसंकर संकरण पर लागू होता है या द्विसंकर क्रॉस पे लागू होता है। अब द्विसंकर क्रॉस पे लागू क्यों होता है, देखिए मैं आपको बताऊं, F1PD फर्स्ट जनरेशन हमारे पास आया था और फर्स्ट जनरेशन में कैपिटल टी और स्मॉल टी अगर मोनोहाइब्रिड, क्योंकि मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, अगर उसकी जगह हम डायहाइब्रिड क्रॉस लें तो डायहाइब्रिड क्रॉस में हमारे पास कैपिटल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई हमारे पास आया था। ये हमारे पास कंडीशन आई थी, ये हमारे पास कंडीशन आई थी, ठीक है। अब यहां पर क्या हुआ, यहां इस चीज को हमारे को समझना है, स्वतंत्र अपव्यवन का नियम, स्वतंत्र अपव्यवन का नियम F2PD पर लागू होता है फर्स्ट बार। दूसरी चीज आपको क्या बतानी है कि F1PD पर लागू होने से अर्थात यहाँ पर जो भी युग्मक या लक्षण जाते हैं वो एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं, यानी कि इस नियम के स्वतंत्र अपव्यवन के नियम के अनुसार यह है कि जो कैरेक्टर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहे हैं, दूसरी पीढ़ी में जो कैरेक्टर जाते हैं वो स्वतंत्र रूप से अपना प्रभाव प्रकट करते हैं, यानी कि उसे हम स्वतंत्र अपव्यवन नियम कहते हैं। स्वतंत्र रूप से वो F2 जनरेशन में शो होते हैं, तो यह आपको ध्यान रखना है। तो स्वतंत्र अपव्यवन का नियम यही कहना चाह रहा है कि जब लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं तो वो स्वतंत्र रूप से जाते हैं, किसी दूसरे लक्षण का, अदर कैरेक्टर का किसी अदर कैरेक्टर पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। एक प्रभाव का, एक लक्षण का प्रभाव दूसरे लक्षण पर प्रभाव नहीं डालता है, वो स्वतंत्र रूप से अपनी इनहेरिटेंस, अपनी वंशागति प्रदर्शित कर पाता है, ठीक है। ये हमारा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट, ये नियम हमारा कंप्लीट होता है। थर्ड लॉ था मेंडल का, ये मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस द कंप्लीट। नेक्स्ट बैक क्रॉस के बारे में हमने पढ़ा था। बैक क्रॉस क्या होता है,
फिर भी मैं एक बार आपको दोबारा बता देता हूँ। बैक क्रॉस का मतलब होता है कि जब F1 जनरेशन का क्रॉस, F1 पीढ़ी का क्रॉस अगर पेरेंट्स के साथ करवाया जाता है, यानी कि F1 पीढ़ी का क्रॉस अगर जनकों के साथ करवाया जाता है तो उसे बैक क्रॉस कहते हैं। ये एनिमल्स में यूज करते हैं हम लोग, ऐसा क्रॉस एनिमल्स में यूज करते हैं ज्यादातर, तो आपको ध्यान रखना है उसे बैक क्रॉस कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है व्हेन द पार्ट और द एनिमल्स डेवलप्ड इन द F1 जनरेशन द आफ्टर मोनोहाइब्रिड क्रॉस इन क्रॉस्ड विथ एनी वन ऑफ द पेरेंट्स प्लांट या एनिमल्स देन इज कॉल्ड ऑफ द बैक क्रॉस। यानी कि ऐसा क्रॉस जो होता है एनिमल और प्लांट्स दोनों में हम यूज में लेते हैं और वहां पर F1 पीढ़ी का क्रॉस हम जो है पेरेंटल जनरेशन से करवाते हैं। यानी कि इसका मतलब क्या हो गया कि पेरेंट्स से करवाते हैं। ये हो गया रेसिप्रोकल हमारा हो गया था। अब पॉइंट आता है डेविएशन फ्रॉम द मेंडल इज लॉ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डेविएशन फ्रॉम मेंडल्स लॉ। ये हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है, यानी कि मेंडल के नियमों के अपवाद। डेविएशन से मतलब होता है अपवाद से। तो पॉइंट लिखा हुआ है आपका बोर्ड की तरफ, डेविएशन फ्रॉम मेंडल्स लॉ, यानी कि मेंडल के नियमों के अपवाद, या तो आप इसे यूं भी कह सकते हैं या आप इसे कह सकते हैं मेंडल के नियमों के विचलन। हिंदी में मेंडल के नियमों के विचलन, ये आपको ध्यान देना। क्लियर? आपको बोर्ड की तरफ ध्यान बनाए रखना है। आपको जब भी वीडियो ऑन करें, वीडियो देखें तो पूरा वीडियो आपको देखना है, तब जाकर वो टॉपिक हमारे बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है, अब मेंडल के नियमों के विचलन ये क्या है? देखो, इस विचलन में सबसे पहले हम बात करेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस, यानी कि अपूर्ण प्रभाविता। अपूर्ण प्रभाविता, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ये हमारा पॉइंट है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है वो चीज पढ़ेंगे हम लोग। अपूर्ण प्रभाविता, अपूर्ण प्रभाविता से मतलब क्या है? देखो, ये मेंडल के नियम का अपवाद था, डेविएशन है, विचलन भी बोल सकते हो आप इसे। अब इसमें क्या कहना चाह रहा है, इस पे हम ध्यान देंगे। देखो, मेंडल ने क्या कहा था कि F1 पीढ़ी में डोमिनेंट कैरेक्टर ही शो होते हैं, रिसेसिव कैरेक्टर शो नहीं होते हैं। यानी कि केवल प्रभावी लक्षण ही प्रकट होते हैं, अप्रभावी लक्षण प्रकट नहीं होते हैं। ये किसने कहा था? मेंडल ने। क्लियर? किसमें कहा था? लॉ ऑफ डोमिनेंस में, प्रभाविता के नियम में मेंडल ने यह कहा। अब अगर बात करें हम, यहां पर इनकम्प्लीट डोमिनेंस से मतलब होता है यहां पर मेंडल का प्रभाविता का नियम नहीं चलता है। क्यों? क्योंकि मेंडल का नियम तो ये कह रहा है कि यहाँ पर प्रभावी लक्षण ही प्रकट होंगे, प्रभावी नहीं होंगे, पर यहाँ पर बिल्कुल इसका अपोजिट है। यहाँ पर प्रभावी और अप्रभावियों के बीच में जब क्रॉस करवाया जाता है तो वहां पर कोई तीसरा कैरेक्टर ही डेवलप हो जाता है, थर्ड कैरेक्टर ही आ जाता है, यानी कि कोई तीसरा ही लक्षण प्रकट हो जाता है। उसे हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस या अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। देखो कैसे आएगा तीसरा कैरेक्टर, वो चीज हम देखते हैं। थर्ड कैरेक्टर कैसे शो होगा, तो सबसे पहले बात करते हैं मिस्कोली की, इसके खोज की बात करते हैं।
डिस्कवरी से मतलब क्या होता है? खोज। तो यहां कॉल कॉरेंस साइंटिस्ट थे, कॉल कॉरेंस, ध्यान दोगे आप। डिस्कवरी की बात करें हम लोग तो कॉल कॉरेंस ने इसको डिस्कवर किया था, यानी कि कॉल कॉरेंस ने इसने खोज की थी इसकी। किस पादप में की थी? प्लांट का नाम है मिराबिलिस जलापा, मिराबिलिस जलापा, ये आपको याद रखना है। यानी कि आपको पूछ ले इनकम्प्लीट डोमिनेंस, अपूर्ण प्रभाविता की खोज कॉल कॉरेंस ने किस पादप में की थी? तो उसका नाम है मिराबिलिस जलापा। यानी कि 4 o'clock प्लांट, 4 o'clock प्लांट, ध्यान दोगे 4 o'clock प्लांट, यह आपको ध्यान रखना है। इसका दूसरा नाम है गुले बांस, गुले ए बांस, ठीक है। और इसे स्पेन ड्रैगन के नाम से भी जानते हैं, स्पेन ड्रैगन, ये आपको ध्यान रखना है। कॉल कॉरेंस ने इसको खोज की थी मिराबिलिस पादप के अंदर, गुल ए बांस इसे कहते हैं, और स्पेन ड्रैगन भी इस प्लांट को कहते हैं। 3 अदर नेम्स हो गए इसके, या आपको याद रखते हैं। क्लियर? अब इन्होंने कहा, क्या कहा था? द लॉ ऑफ डोमिनेंस इज नॉट इफेक्टिव इन क्रॉस प्लांट, यानी कि इस पादप पर प्रभाविता का सिद्धांत लागू नहीं होता है। यह आपको ध्यान रखना है। इस पादप पर, यानी कि मिराबिलिस जलापा, ये जो स्पेन ड्रैगन पादप है, इस पर ये नियम नहीं चलता है। सीधी सी बात यह है, अर्थात द लॉ ऑफ डोमिनेंस इज नॉट इफेक्टिव इन कैश प्लांट, इस पादप पर लागू नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पर हम क्रॉस करवाते हैं, कैसे लागू नहीं होगा वो सारी चीज हम क्रॉस के द्वारा समझते हैं। ठीक है, लेते हैं भाई इनकम्प्लीट डोमिनेंस। होमोजाइगस रेड फ्लावर प्लांट, आप क्या ले रहे हो? समयुग्मजीव। होमोजाइगस, समयुग्मजीव को क्या बोलेंगे? होमोजाइगस। लाल पुष्प वाला पादप, तो क्या बोल दोगे आप? होमोजाइगस रेड फ्लावर प्लांट, यह आपको ध्यान रखना है। तो होमोजाइगस रेड फ्लावर प्लांट, ये हमारे पास समयुग्मजीव लाल पुष्प वाला पादप है। दूसरा है होमोजाइगस व्हाइट फ्लावर प्लांट। दूसरा पौधा कौन सा है? यानी कि समयुग्मजीव सफेद पुष्प वाला पादप, समयुग्मजीव सफेद पुष्प वाला पादप, यह आपको ध्यान रखना है। क्लियर? दो चीजें हमारे पास एक क्लियर हो गई है। दोनों ही ऐसे पादप है जो होमोजाइगस है। होमोजाइगस का मतलब होता है जिसके दोनों एलील्स सिमिलर होते हैं, दोनों एलील समान होते हैं, उसे हम होमोजाइगस कहते हैं। क्लियर? आप नोट करें इस चीज को। होमोजाइगस से मतलब होता है जब एलील्स दोनों सिमिलर हो, जो पेयर होता है, जो जोड़ा होता है, उस जोड़े में दोनों एलील्स क्या होते हैं? बिल्कुल
इससे मिला करते हैं। तो यहाँ पर हम लेते हैं मेल और फीमेल, कैपिटल आर आर, स्मॉल आर आर। क्लियर? यहाँ मेल, यहाँ फीमेल, ये क्रॉस और ये पेरेंट्स पी। पेरेंट्स को किसके द्वारा शो करते हैं? पी के द्वारा शो करेंगे पेरेंट्स। देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। ये फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, क्लियर? यानी कि युग्मक बना दिए हमने। तो यहाँ गैमेट्स को किसके द्वारा शो करेंगे? युग्मक को जी के द्वारा। क्रॉस कराएं, कैपिटल आर, स्मॉल आर। क्या आया? F1 जनरेशन, पहली पीढ़ी। और ये कैसे आ गई? पिंक। पिंक से मतलब क्या है? गुलाबी। गुलाबी पुष्प वाला पादप हमारे पास यहाँ प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर तीसरा जो थर्ड करेक्टर है, मैंने अभी बताया था कि यहाँ पर तीसरा लक्षण ही कोई प्रकट होता है, तो वो है पिंक। या आपको ध्यान रखना है पिंक, यानी कि लाल और सफेद दोनों ना होकर कैसा हो रहा है? वो पिंक हो रहा है। तो थर्ड करेक्टर शो होता है। अब मेंडल का जो नियम था लॉ ऑफ डोमिनेंस, मेंडल का जो प्रभाविता का नियम था, वो तो ये कह रहा था कि यहाँ पर जो है प्रभावी लक्षण ही प्रकट होते हैं, प्रभावी लक्षण ही प्रकट नहीं हो रहे। यहाँ पर तो दोनों अपना प्रभाव कर रहे हैं, दोनों अपना प्रभाव बता रहे हैं, दोनों अपना इफेक्ट शो कर रहे हैं। तो वो चीज़ हमारे पास हुई है। ठीक है, आगे हम बात करें देखिए भाई, F1 जनरेशन हमारे पास आई, F1 पीढ़ी में क्या आया? पिंक, यानी कि कैपिटल आर। ये हमारे पास पिंक आया, पिंक फ्लावर वाला जो पौधा है वो आ गया। अब यहाँ हम क्या करेंगे? F2 जनरेशन के लिए F2 पीढ़ी, F2 जनरेशन के लिए क्या रहेगा? मेल और ये फीमेल, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल आर, स्मॉल आर, क्रॉस करवाए हम लोग। देखिए कैपिटल आर आर, इसी प्रकार कैपिटल आर, स्मॉल आर, और इसी प्रकार कैपिटल आर, स्मॉल आर आर। ये हमारे पास F2 जनरेशन है। F2 पीढ़ी हमारे पास आ गई है। अब इसमें आगे बात करें हम लोग, ये गैमेट है, युग्मक है। इन युग्मकों के बीच में आपने इसका इससे क्रॉस कराना है, ये लाना है, इसका इससे क्रॉस करवाना है, ये आना है, इसका इससे क्रॉस कराना है, ये आना है। हमेशा ध्यान रखोगे आप, हमेशा यहाँ पर ये कंडीशन जो आ रही है वहाँ स्मॉल आर नहीं आएगा, स्मॉल आर नहीं आएगा, वहाँ पर आपको कैपिटल आर ही आएगा। यह आपको ध्यान रखना है, क्योंकि हमेशा डोमिनेंट कैरेक्टर पहले आते हैं और रिसेसिव कैरेक्टर उसके बाद में आएंगे। यह आपको ध्यान रखना है। तो ये दोनों चीज आप विशेष ध्यान रखोगे। तो यहाँ आप क्रॉस कराओगे तो ये कंडीशन, ये पोजीशन आपके पास आएगी, और इसी प्रकार ये पोजीशन आपके पास आएगी। अब इसकी बात करें हम, इसका फिनोटाइप और जीनोटाइप दोनों इक्वल होंगे। तो यहाँ क्या जाएगा? 1:2:1। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि एक तो आ गया आपके पास रेड फ्लावर वाला प्लांट, रेड फ्लावर, रेड लाल पुष्प वाला प्लांट। दो आ गया आपके पास पिंक फ्लावर, पिंक फ्लावर वाले प्लांट, और लास्ट में आपके पास आ गया एक व्हाइट फ्लावर वाला प्लांट। ये हमारे पास, तो यहां क्या हो गया? एक तो आ गया आपके पास ये रेड फ्लावर, दो आ गए पिंक फ्लावर, और लास्ट में आ गया एक
तो 1:2:1 ये हमारे पास रिजल्ट आ रहा है। ये था मेंडल का अपूर्ण प्रभाविता, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। समझ गए इस चीज को? बस आपको ध्यान इतना ही रखना है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में ये मेंडल का या मेंडल का अपवाद है, डेविएशन है, और ये मेंडल के विचलन भी बोल सकते हो आप इसको। और इसमें अपवाद इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि मीराबीस जला का जो पौधा है उसके अंदर मेंडल का जो लॉ ऑफ डोमिनेंस नियम है वो लागू नहीं होता है। ये आपको विशेष ध्यान रखोगे आप, और फिर आप आगे बता देना इसमें क्या क्या होता है, क्या है। नेक्स्ट अगर बात करें कोडोमिनेंस, ये दूसरा जो है डेविएशन है मेंडल का। कोडोमिनेंस क्या कहना चाह रहा है वो चीज हम पढ़ लेते हैं। कोडोमिनेंस कोडोमिनेंस क्या कहता है, यानी कि कोडोमिनेंस से मतलब होता है व्हेन बोथ डोमिनेंट एंड द रिसेसिव फैक्टर प्रेजेंट इन एज पेयर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर इक्वली contribute in expressions of trait in F1 generation, यानी कि प्रभावी व अप्रभावी लक्षण दोनों समान रूप से अपना प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। दोबारा मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पर डोमिनेंट और रिसेसिव कैरेक्टर जो होते हैं ये दोनों ही समान रूप से अपना प्रभाव प्रदर्शित करते हैं F1PD में। तो ये आपको ध्यान रखना है, F1PD में प्रभावी और अप्रभावी दोनों ही अपना प्रभाव प्रदर्शित करते हैं, दोनों ही साथ साथ रहते हैं, तो उसे कोडोमिनेंस कहते हैं, सह प्रभाविता कहते हैं, सह प्रभाविता कोडोमिनेंस। क्लियर? अब स्किन कलर इन कैटल्स एग्जाम्पल है मवेशियों में त्वचा का रंग, मवेशियों में त्वचा का रंग, स्किन कलर ऑफ कैटल्स। और दूसरा आता है आपका ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन, ब्लड ग्रुप ऑफ ह्यूमन। ये आपके दो इसके एग्जाम्पल हैं, तो आपको ध्यान रखना है दोनों एग्जाम्पल को हमारे को समझना है। स्किन कलर ऑफ कैटल्स की बात की जाए तो यहाँ देखिए ये एक्सपेरिमेंटल, ये एग्जाम्पल समझ लेते हैं। अगर इसका डीपली एग्जाम्पल पढ़ना है तो जूलॉजी में आप पढ़ लेना कोडोमिनेंस में, फिर भी मैं इसको समझा देता हूँ। यहाँ आप मेल क्या ले रहे हो, स्किन कलर, तो स्किन कलर में कैपिटल RR, ये तो रेड कलर में है, लाल, ठीक है, क्रॉस का चिन्ह लगा दिया, स्मॉल RR, ये आपकी जो है सफेद, फीमेल कितनी है यहाँ पर व्हाइट, ये फीमेल है, ये मेल है, ये पेरेंट्स हो गए। क्लियर? इसके बाद में आगे बात की जाए तो यहाँ गैमेट, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स करना है आप, ये ले लिया, ये ले लिया, इन दोनों के बीच में आपको क्रॉस करवाया तो आपके पास ये रिजल्ट आएगा। तो ये रिजल्ट आएगा तो इसको बोलते हैं रेयॉन चितकबरा, चितकबरा बोलते हैं इसे, चितकबरा मतलब धब्बेदार, धब्बेदार कौन सी, लाल और सफेद दोनों से धब्बेदार, धब्बेदार एनिमल यहाँ प्राप्त होगा।
या जैसे मान लो आप पाव में करवा रहे हो, तो पाव में करवा रहे हो तो जैसे लाल रेड कैपिटल आर मेल ले लिया, इधर आपने सफेद रंग की गाय ले ली, दोनों के बीच में क्रॉस कर दिया तो आपको रेयान यानी चित कबरा F1PD है ये आपके पास। अब इसमें आपको सेल्फ पॉलिनेशन करवाना है, स्वयं सेल्फ क्रॉस करवा दो आप। अब सेल्फ क्रॉस कराओगे तो आप क्या बताओगे, इसमें ये स्थिति आपके पास आएगी, ये आपके पेरेंट्स हो गए, ठीक है। अब इस पेरेंट्स में क्या हो गए, देखो इसमें क्या आया, गेमिट बना दो, ये गेमिट हो गए, गेमिट भी आपके पास बन गए हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको स्किन कलर्स और पेटल्स को समझना है, तो आप रेड कलर का मेल ले लो, इधर व्हाइट कलर की फीमेल ले लो। तो रेड कलर को आप कैपिटल आर के द्वारा शो कर रहे हो, व्हाइट को आप स्मॉल आर के द्वारा शो कर रहे हो। तो यहाँ पर गेमिट बन गया, गेमिट में कैपिटल आर और स्मॉल आर इधर आपने ले लिया, फ्यूजन ऑफ गेमिट्स करवा दिया, F1 जनरेशन आ गई। ये चित कबरा आएगी, बस आपके पास F1PD चित कबरी यून टाइप की आ गई। जहाँ सेल्फ क्रॉस आपने करवाया, सेल्फ क्रॉस का मतलब होता है F1PD का क्रॉस F1PD के ही सदस्यों में करवाया जाए, मतलब F1PD का क्रॉस F1 में करवाया जाए तो उसे सेल्फ क्रॉस कहते हैं। तो यहाँ पर आपने यहाँ ये ले लिया, ये इधर ले लिया, इधर ले लिया, पेरेंट्स बना दिया, आपने गेमिट बना दिए। गेमिट बनाने के बाद में आपको क्या करना है, क्रॉस कराना है, यानी कि F2PD लेनी है आपको, F2PD आपको लेनी है। तो F2PD यहाँ लिखते हैं, F2 सेकंड जनरेशन, F2PD सेकंड जनरेशन में आपको क्या बताना है, मेल आपको बता देना है, मेल आपको बता देना है, यहाँ कैपिटल आर स्मॉल आर, इसी प्रकार कैपिटल आर स्मॉल आर क्रॉस करवा देना है आपको, कैपिटल आर आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर, ये आपके पास जो दोनों आ गए हैं, ठीक है। इसके बाद में आपको आगे समझना क्या है, ये आ गया आपका रेड का, ये आ गया आपके रियोन यानी कि चितकबरा, और ये आ गया आपके पास कैसा, सफेद व्हाइट। तो यानी कि यहाँ पर आपको फिनोटाइप और जीनोटाइप दोनों इक्वल आएंगे, तो ध्यान देना है आपको 1:2:1। तो एक तो आ जाएगा आपका रेड, दो आ जाएंगे रियोन और एक आ जाएगा व्हाइट। तो जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों सिमिलर टाइप्स हैं, दोनों समान आएंगे, दोनों समान प्रकार के हैं। ये आपका जो है कोडोमिनेंस कंप्लीट होता है। तो कोडोमिनेंस मैंने आपको समझा दिया है, यानी कि F1PD के अंदर फर्स्ट जनरेशन के अंदर ये मेंडल के नियम का अपवाद है। मेंडल के नियमों का अपवाद इसीलिए बोला जा रहा है इनको, क्योंकि मेंडल का जो प्रभाविता का नियम है वो लागू नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही अपना प्रभाव प्रदर्शित करते हैं, दोनों एलियंस अपना प्रभाव प्रदर्शित करते हैं, दोनों अपना इफेक्ट शो करते हैं F1 जनरेशन में। ये आपका हो गया है F2 जनरेशन। और F2 जनरेशन के बाद में अगर हम लोग बात करें, F2 जनरेशन से आगे अगर बात की जाए तो इनका जो जीनोटाइप और फिनोटाइप जो रेशो आ रहा है, तो वो जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशो बिल्कुल जो है सिमिलर है। यह आपको ध्यान रखना है, सिमिलर जीनोटाइप और फिनोटाइप शो हो रहे हैं यहाँ, ठीक है। इसके बाद में अगर बात की जाए मल्टीपल एलियंस की, मल्टीपल एलियंस क्या होते हैं, ये चीज़ हमारे को समझनी है। देखो, जीन हैज मोर देन 2 एलियंस, देयर आर द कार्ड ऑफ मल्टीपल एलियंस। एक जीन के 2 से अधिक प्रकार के एलील होते हैं, यानी कि एक जीन के 2 से अधिक प्रकार के अगर एलील्स होते हैं तो उसे मल्टीपल एलियंस कहते हैं, ठीक है। तो इसका मल्टीपल एलियंस में आपको एग्जांपल बिल्कुल ध्यान देना है, वो देना है आपको रुधिर, मनुष्य में ब्लड ग्रुप्स इन ह्यूमन, मनुष्य में रुधिर वर्ग। तो आपको ध्यान रखना है, सिंपल सी बात, आप जूलॉजी में इस चीज़ को पढ़ लेना। मल्टीपल एलियंस क्या होता है, यानी कि एक जीन के एक से अधिक एलियंस होना। जैसे मनुष्य में ब्लड ग्रुप्स जो होते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए आई जीन होती है, और आई जीन्स के
तीन एलिल होते हैं, I1, I2 और I0। ये एलिल्स होते हैं। तो एक जीन के क्या हो गए, एक जीन के तीन एलिल्स होते हैं यहाँ ब्लड ग्रुप्स में, ठीक है ना। तो यह आपको ध्यान रखना है, तीनों एलिल्स को कंट्रोल करने के लिए कैपिटल I जीन होती है, यह आपको ध्यान रखना है। तो ये ब्लड ग्रुप्स में आता है, आपको ध्यान रखना है मनुष्य में। तो ये एग्जाम्पल आप जूलॉजी में पढ़ना, मल्टीपल एलिल्स क्या होते हैं, यानी कि बहुत से। और मल्टीपल एलिल्स में आगे भी हम टॉपिक कलर्स ऑफ कर्नेल में पढ़ लेंगे, आगे दो में दानों का रंग पढ़ लेंगे, उसमें भी मल्टीपल एलिल्स शो करेंगे हम लोग। तो वो भी हमारे पास आगे एक टॉपिक आएगा, वो देखेंगे आगे। पॉलीजेन्स में आएगा वो। तो पॉलीजेन्स इनहेरिटेंस वाला जो टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे, उसमें आगे आ जाएगा ग्रीन कलर्स या ग्रेन कलर्स, कर्नेल कलर्स, वो चीज़ उसमें देख लेंगे हम। वो भी एक प्रकार का मल्टीपल एलिल्स ही है, ठीक है भाई। आगे हम बात करेंगे लेथल जीन की, घातक जीन क्या होती है। वैसे मैं समझा देता हूँ इसमें, चलो मल्टीपल एलिल्स समझा ही देता हूँ आपको, यहीं क्लियर कर लेते हैं। मल्टीपल एलिल्स में क्या आ जाएगा, ब्लड ग्रुप्स ऑफ ह्यूमन। देखो मनुष्य में क्या होता है, द 4 ब्लड ग्रुप्स AB, O और फाउंड इन ह्यूमन आर द डिटरमिनेट बाय द सिंगल जीन्स। यानी कि आपको ध्यान रखना है, मनुष्य में ब्लड ग्रुप्स क्या होते हैं। देखो मनुष्य में जो ब्लड सिस्टम होता है वो ABO सिस्टम होता है। मनुष्य में बात की जाए ब्लड ग्रुप की, तो ब्लड ग्रुप्स यानी कि सिस्टम कौन सा होता है, ABO सिस्टम। अब ABO सिस्टम में अगर बात करें हम लोग मल्टीपल एलिल्स में, तो आपको ध्यान रखना है कि मनुष्य के अंदर ब्लड ग्रुप्स होते हैं A, B, AB और O। ये 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं मनुष्य में, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ब्लड ग्रुप्स को कंट्रोल करने के लिए क्या होता है, कैपिटल I जीन होती है, ठीक है। और I जीन के क्या एलिल होते हैं, IA, IB, IO, ये 3 एलिल्स होते हैं यहाँ पर। मल्टीपल एलिल्स की बात हो रही है, एक जीन के 3 से अधिक या एक जीन के 1 से अधिक अगर एलिल्स होते हैं तो उसे मल्टीपल एलिल्स के नाम से जानते हैं। अब देखो यहाँ पर बात क्या करते हैं, जो ब्लड होता है मनुष्य के रुधिर में IA और IB, IA व IB एक विशेष प्रकार की शर्करा बनाती है, शुगर डेवलपमेंट करती है, शर्करा उत्पादन। तो शर्करा उत्पादन में ब्लड में IA और IB दोनों प्रकार की जो एलिल्स होते हैं, जीन के जो एलिल्स होते हैं वो काम करते हैं। तो यहाँ IA और IB शर्करा का उत्पादन करेंगे, IO किसी भी प्रकार की शर्करा का उत्पादन नहीं करती है, शर्करा उत्पादन नहीं, यानी कि प्रोडक्शन ऑफ शुगर जो होती है, नॉट प्रोडक्शन ऑफ शुगर, शर्करा उत्पादन नहीं, यह आपको ध्यान देना है। तो शर्करा का उत्पादन ये नहीं करते हैं, ये चीज हमारी क्लियर हो गई। अब यहाँ बात करें, अगर IA के साथ IO आता है तो IA क्या होगा, प्रदर्शित होगा। अगर IB के साथ IO आ रहा है तो वो क्या होगा, IB, यानी कि इसमें ब्लड ग्रुप क्या होगा, A, इसमें ब्लड ग्रुप होगा B, यह आपको ध्यान देना है। अगर O ब्लड अगर, तो ये दोनों आप ध्यान रखोगे, ठीक है ना। तो ये मल्टीपल एलिल्स होते हैं। और O की बात की जाए तो इसमें आपको जानना IO और IO अगर जीन पर ग्रुप होते हैं, जीनोटाइप होते हैं, तो उसमें ब्लड ग्रुप होगा O। यह आपको ध्यान रखना है। ये जो सारी कंप्लीट जो नॉलेज है आप मल्टीपल एलिल्स में आपको देख लेना है, बस सिंपल वे लैंग्वेज में आप ब्लड ग्रुप में, आप जूलॉजी में इसका जो कंप्लीट स्टडी कर पाओगे। और वैसे बॉटनी में आपको मल्टीपल एलिल्स की डेफिनेशन बतानी है और ब्लड ग्रुप्स ऑफ ह्यूमन बताना है, उसमें एलिल्स बता देना कि I जो होती है वो कंट्रोल करने वाली जीन होती है, उसके 3 एलिल्स होते हैं, तो वो चीज़ आपकी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। इस वीडियो में आपके लिए इतना ही है।
बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे क्या है आगे का टॉपिक, हम उस पर चर्चा करेंगे। तो आज का टॉपिक आपका यही कंप्लीट होता है। मैं गिरिराज सिंगाटिया आप सभी छात्र छात्राओं का अभिनंदन करता हूँ। जय श्री कृष्ण।